व्याख्यान चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय ज्वर प्रकरण में चल रहा है। पूर्व के व्याख्यान में 85 to 85 श्लोक तक की व्याख्या हुई थी। 286 से यह व्याख्यान आगे बढ़ेगा। इसमें सन्निपातक ज्वर का चिकित्सा सूत्र है ये, जरा ध्यान दीजिएगा। चिकित्सा सिद्धांत जिस चिकित्सक को नहीं लगा उससे चिकित्सा होती नहीं है। वर्धने नैकदोषस्य क्षपणेनो चितस्य च वा कफस्थान पूर्व्या वा सन्निपातक ज्वरम जयेत। सन्निपातक ज्वर में 3 दोषों की वृद्धि तारतम्य योग से होती है। आचार्य कह रहे हैं कि जो दोष बढ़े हों उनको घटाइए, जो दोष घटे हों उनको बढ़ाइए, और इससे भी ज्वर यदि नहीं उतर रहा है तो कफस्थान में कफ की चिकित्सा करें, जिससे सन्निपातक ज्वर पर विजय प्राप्त हो सकती है। आगे सन्निपातक ज्वर की चर्चा हो रही है। इसमें उपद्रव क्या क्या होते हैं इसका ध्यान चिकित्सक को रखना चाहिए। सन्निपात ज्वरस्यांते कर्णमूलेषु दारुणः सोता संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते। सन्निपातक ज्वर के अंत में या सन्निपातक ज्वर की अवस्था में कर्णमूल शोथ उत्पन्न होता है। उससे इस शोथ से कोई व्यक्ति बचता है, सारे लोग नहीं बचते हैं। बहुत खराब स्थिति होती है ये। इसका अर्थ कि अधिक रोगी की मृत्यु हो जाती है। 288 रक्तावशेचनैः शीघ्रं सर्पिष्पानैश्च तं जयेत् प्रदेहैः कपितघ्नैर्वा वनैः कौलग्रहे। कर्णमूल शोथ में शीघ्र ही जलौका का प्रयोग करके रक्त मोक्षण करना चाहिए। कर्णमूल शोथ में ये पहली क्रिया हो। रक्त जब निकल जाता है तो रुई को घृत पान कराना चाहिए। यदि कफ और पित्त नाशक प्रदेह उपलब्ध हो, नहीं तो उपलब्ध करें, इसका प्रदेह करना चाहिए, नस्य देना चाहिए और कौल ग्रह का प्रयोग करना चाहिए। उससे यह कर्णमूल शोथ शांत होता है। 289 शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षादैर ज्वरो यस्य न नश्यन्ति शाखानुसारी रक्तस्य स्व अवशेकात् प्रशाम्यति। ज्वर में रक्त मोक्षण की चर्चा हो रही है कि ज्वर से पीड़ित जिन रोगियों में शीत लक्षण, स्निग्ध, रुक्ष, उष्णता, शांत नहीं हो रहा हो तो वह जब शाखा में प्रविष्ट कर गया है ऐसा चिकित्सक को मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं, और वह जो रक्त मोक्षण के बिना जाता नहीं है, वह शांत हो जाता है। 290 विसर्पेणाभिघातेन यश्च विस्फोटकैः ज्वरा तत्तादौ सर्पिषः पानम कपित्तोत्तरो न चेत्। जो ज्वर सिर्फ विसर्प रोग के कारण, चोट लगने के कारण, विस्फोट होने के कारण उत्पन्न हुआ हो, उस ज्वर में कफ और पित्त की प्रधानता यदि नहीं है तो सर्वप्रथम उसमें घृत पान कराना चाहिए
यह ज्वर में घृत पान कराने की विधि की चर्चा आचार्य ने किया। यहाँ आइए जीर्ण ज्वर की संप्राप्ति तथा चिकित्सा सिद्धांत देखते हैं। 291 श्लोक नंबर 291। दौर्बल्याद देह धातूनां ज्वरो जीर्णेन वर्तते बल्यः संबृंहैस्तस्मात् आहारस्तमुपाचरेत्। देह और धातु की दुर्बलता से अर्थात इसमें जीर्ण ज्वर में धातु क्षय हो जाती है। इनके कारण ज्वर का अनुवर्तन हो जाता है, मतलब फिर ज्वर आ जाता है और वह ज्वर जीर्ण ज्वर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए देह और धातुओं की पुष्टि के लिए बलकारक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही विभिन्न आहारों द्वारा जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि ज्वरित अवस्था में अग्निमांद्यता भी होती है। ब्रह्मकार औषधियाँ जितनी भी होती हैं वह गुरु होती हैं, तो इस पर चिकित्सक को सावधान होकर के इन प्रयोगों को करना चाहिए। लेकिन वहाँ तो रसायनों तक के प्रयोग होते हैं, वो करना चाहिए। विषम ज्वर का चिकित्सा सूत्र 292। कर्म साधारणम जहया तृतीय चतुर्थकौ आगंतुरनुबंधो ही प्रयासो विषमज्वरे। तृतीयक और चतुर्थक ज्वर की को नष्ट करने तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को नष्ट करने के लिए साधारण कर्म ही उसे नष्ट कर देते हैं। और विषम ज्वर में प्रायशः आगंतुक अनुबंध होता है। यह लाइन मलेरियल फीवर के लिए मलेरियल पैरासाइट की बातें जो कही गई हैं मॉडर्न में, इस लाइन से यह लाइन जुट रही है। 293 वातव प्रधान विषम ज्वर में चिकित्सक का कर्तव्य। वातव प्रधानम सर्पिभिर् वस्तिभिर् सानुवासनैः स्निग्धोष्णैः अन्नपानैश्च शमयेत् विषमज्वरम्। वातव प्रधान तृतीयक चतुर्थक विषम ज्वर में घृतपान कराना चाहिए, अन्नवासन बस्ती देनी चाहिए। निरूह बस्ती का भी प्रयोग होता है इसमें। स्निग्ध और रुष्ट अन्नपानों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। 294 विरेचनैव पैसा सर्पीसा संस्कृतेन च विषमं तिक्तशीतैश्च ज्वरम पीतोदरम जयेत्। प्रधान विषम ज्वर में कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं आचार्य। यदि वित्त प्रधान तृतीयक चतुर्थक ज्वर हो तो उसमें विरेचन कराना चाहिए। पित्तनाशक द्रव्यों से पकाए हुए दूध, घृत तथा तिक्त एवं शीत द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। 295 यह कफ प्रधान विषम ज्वर में कर्तव्य आचार्य कर रहे हैं। वमनम पाचनम रुक्षम अन्नपानम विलंघनम कषायणोष्णम च विषमे ज्वरे शास्त्रम कफोत्तरे। कफ प्रधान विषम ज्वर अर्थात तृतीयक चतुर्थक ज्वर में वमन कराना चाहिए। पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। रुक्ष अन्नपान सेवन कराना चाहिए और लंघन कराना चाहिए। कषाय पान और उस द्रव्यों का प्रयोग हितकर होता है। 296 विषम ज्वर में प्रयोगार्थ द्रव्यों की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। योगा परा प्रक्षन्ते विषम ज्वर नाशना प्रयुक्तव्या मतिमता दोषादीन प्रविज्यम। अब उसके बाद सामान्यतः सभी प्रकार के विषम ज्वर को नष्ट करने के वाले योगों का उपदेश यहाँ किया जा रहा है।
जो दोषानुसार आपको बांटना है। 297 सुरा समंडा पानार्थे भक्ष्यार्थे चरणायुधा तितिरः च मयूरः च प्रयोज्या विस्मयज्वरे। कह रहे हैं आचार्य कि विस्मयज्वर में पीने के लिए मां के साथ मदिरा का प्रयोग करना चाहिए और खाने के लिए तीतर और मोर का मांस देना चाहिए। 298 पिबेद वा षट्फलम सर्पिर अवयम वा प्रयोजयेत त्रिफलायाः कषायम वा गुरुच्या रसमेव च। अथवा गुल्म प्रकरण में बताए गए, आगे इस पे चर्चा होगी, लेकिन औसत का नाम याद रखना चाहिए, तभी आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे या हमसे समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ जो नाम रख रहा हूँ यह नाम आपको नोट करना चाहिए। गुल्म प्रकरण में बताए जाने वाले षट्फल घृत का पान करें, हरण का प्रयोग करें, अथवा त्रिफला के क्वास का पान करें, अथवा गुरुच के रस का सेवन करें। 299 नीलनी अजगंधा च त्रिवृत्तां कटुकरोहिणीं पीवे ज्वरागमे युक्त्वा स्नेह स्वेदोपपादितः। स्नेह स्वेदन करने के बाद ज्वर के वेग के आ जाने पर युक्ति पूर्वक नील का पंचांग, नील का पौधा जानते हैं आप, पढ़े भी हैं द्रव्य गुण में। नील का पंचांग, अजमोदा, सफेद निशोत और कुटकी, इनके क्वास का पान कराना चाहिए। 300 विस्मयज्वर में विशेष प्रयोग की चर्चा हो रही है यहाँ, और यहाँ से पंचकर्म की चर्चा होगी। सर्पिशो महतिम मातम पीत्वा वा छर्येत पुनः उपयुज्यान्न पानम वा प्रभूतम पुनरुल्लिखेत। उत्तम मात्रा में षट्फल घृत पीकर वमन कराएं, अथवा अधिक रूप में भोजन कराने के बाद वमन कराना चाहिए। वमन का वेग जब आता है तो उसमें कर्तव्य क्या होने चाहिए, या 301 श्लोक में देखें। ता अन्नम मद्यम प्रभुतम वा पीत्वा स्वप्यागमे अस्थापनम यापनम वा करेर विस्मयज्वरे। अथवा ज्वर के वेग आने के समय में अन्न के साथ अधिक मात्रा में मद्यपान कर शयन करें, अथवा आने के समय में ही स्थापन बस्ती या यापन बस्ती का प्रयोग करें। 302 में आचार्य इसी संबंध में कह रहे हैं, पैसा विषदंशस्य सकृद्वा तद्दाह पीवेत विषस्य दधिम मंडे सूर्या वा ससैंधवम। अथवा उसी दिन विस्मयज्वर के वेग आने के पूर्व बिल्ली की विष्ठा दूध में मिलाकर पान करें, अथवा दही के पानी या मदिरा के साथ बैल का गोबर और सेंधा नमक का पान करें। जैसे विस्मयज्वर का जो वेग आता है वो आने का समय बदल जाता है या वेग बंद हो जाता है आना। 303 पीपल्या त्रिफलायाश्च दग्नस्तक्रस सर्पिशः पंचगव्यः पैसा प्रयोगे विस्मयज्वरे। विस्मयज्वर में पीपल,
त्रिफला, दही का मट्ठा, घृत, पंचगव्य और दूध का प्रयोग करना लाभकर होता है। 304 विषमज्वर ज्वर में आहार। भोजन के रसोनस्य सतैलस्य प्राग भोक्तम उपसेवनम मेद्यानाम उष्णवीर्याणाम अमीषाणाम च भक्षणम। आचार्य कह रहे हैं कि भोजन करने के पहले तिल के तेल का और लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन का चोखा बनवा लें, चटनी बना लें, तिल का तेल डालें, पका लें और भोजन के पहले इसका प्रयोग करें। यह मेदुवर्धक और उष्ण बीज वाले मांसों का यहाँ भक्षण विषमज्वर ज्वर में बताया गया। यह विषमज्वर ज्वर में आहार की चर्चा हुई। विषमज्वर ज्वर में नस्य तक ही बोलेंगे हम। 305 श्लोक देखें। हिंगु तुल्या तु वैयागरी वसा नस्यम सैंधवा पुराण सर्पी सिंहस्य वसा तद्वत् सैंधवा। विषमज्वर ज्वर में नस्य की चर्चा हो रही है। बाघ की चर्बी, सेंधा नमक और हिंग, इन सब को समान मात्रा में लेकर नस्य लेना चाहिए, अथवा सिंह की चर्बी, पुराना घृत, सेंधा नमक समान मात्रा में लेकर नस्य लेना चाहिए। या नस्य ज्वर की बेग के पूर्व ही लेना चाहिए तो बेग नहीं आता है। यह इस व्याख्यान का विराम यही करते हैं। अगले व्याख्यान में इसके आगे अभी और विषमज्वर ज्वर की चर्चा होगी और विषमज्वर ज्वर में दैव व्यापार से चिकित्सा वगैरह की भी चर्चा होगी। आगे आचार्य कहेंगे, कल चर्चा होगी। धन्यवाद।